भी उठ गए हैं। चलिए मंगलाचरण से, इसी के मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। कालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम् अल्पेन वाञ्छत्यलसश्रुतेन संक्षिप्तयुक्त्यन्विततर्कभाषा प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा। अब केशव मिश्र जी कह रहे हैं, यह अलसः बालः अपि अल्पेन श्रुतेन न्यायनये प्रवेशं वांछति। मैं पेन ले लेती हूँ। प्रवेशं वांछति तस्य कृते मया एषा संक्षिप्त युक्त अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते। अन्वय से ही स्पष्ट हो गया होगा, कठिन नहीं है। यह अलसः बालः अपि अल्पेन श्रुतेन न्यायनये प्रवेशं वांछति तस्य कृते मया एषा संक्षिप्त युक्ति अन्वित तर्क भाषा प्रकाश्यते। जो कोई बालक यानी कि छोटा बच्चा नहीं, कोई पढ़ने वाला, कोई पढ़ने के योग्य जिज्ञासु व्यक्ति जो आलसी टाइप का है, अधिक नहीं पढ़ना चाहता है न्याय दर्शन की बड़ी बड़ी पुस्तकों को, बड़े बड़े अन्य जो टीकाएं हैं उनको नहीं पढ़ना चाहता है, तो वो उसके लिए मैंने जो है संक्षिप्त युक्ति से अन्वित यानी कि संक्षिप्त रूप में निर्मित करके ये तर्क भाषा जो है मैंने प्रकाशित की है। इससे जो है उसका न्याय दर्शन में प्रवेश हो जाएगा। यदि वो तर्क भाषा भी पढ़ लेता है तो वो न्याय दर्शन को समझ पाएगा, ऐसा इसका मंगलाचरण का भाव है। उसके बाद आगे चलेंगे। आज सही है ना रत्ना जी? अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? जी मैम, आवाज सही है। चलिए, सुबह तो नेटवर्क रहते ही हैं। ये पीपीटी भी सही दिख रही है? जी अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव निर्णय वाद जल्प तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास चल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमं सूत्रम्। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्रेयसाधिगमः इति न्यायस्य आदिमम सूत्रम। ये जो है न्याय दर्शन का आदिम सूत्र यानी कि न्याय दर्शन का पहला सूत्र है। ये तर्क भाषा का सूत्र न हो करके, क्योंकि तर्क भाषा तो एक प्रकरण ग्रंथ है, न्याय के जो सिद्धांत हैं उन्हीं का जो है इसमें ये विवेचन करते हैं। जो शास्त्र के एक देश से संबद्ध होता है वही प्रकरण ग्रंथ होता है। तो ये न्याय दर्शन का पहला सूत्र है। तो इसी का जो है इन्हीं पदार्थों का हम निरूपण करेंगे, ऐसा ये तर्क भाषाकार का मत है। क्या कहना है वो यही बताना। इस अस्य अर्थ, इसका अर्थ ये है प्रमाणादि षोडश पदार्थानां तत्वज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति भवति। अब कह रहे हैं इसका अर्थ यह है, ये तर्क भाषाकार का कथन है, वो न्याय शास्त्र का सूत्र था। अब कह रहे हैं इसका अर्थ ये है प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानम सम्यक ज्ञानम तावत् भवति यावद एसाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा क्रियन्ते। हम दोनों नौ को नहीं पढ़ेंगे, इससे हम सीधे शब्दों में समझ पाएंगे कि और प्रमाण इत्यादि का तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान तब होता है जब इनका उद्देश्य लक्षण और परीक्षा की जाएगी। इन प्रमाण इत्यादि का तत्व ज्ञान तभी होगा जब इनका उद्देश्य लक्षण और परीक्षा की जाएगी। और इसमें न का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से समझाते हैं। इनके ये कह रहे हैं प्रमाण इत्यादि का तत्व ज्ञान तब तक संभव नहीं है जब तक इनकी उद्देश्य लक्षण परीक्षा नहीं की जाती है। यानी कि वही बात है,
तभी इनका तत्व ज्ञान होगा जब इनकी उद्देश्य लक्षण और परीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो है यद आह भाष्यकार, जैसा भाष्यकार ने कहा है। तो अब भाष्यकार कौन है? न्याय शास्त्र के वात्स्यायन। तो अब जो है वात्स्यायन ने क्या कहा है? त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति, इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, ये भाष्यकार कह रहे हैं। त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्ति उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति, इस शास्त्र की 3 प्रकार की प्रवृत्ति है, उद्देश्य हो गया, लक्षण हो गया और परीक्षा होगी। अब आगे बताएंगे उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है और परीक्षा क्या है। उद्देश्यस्तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, उद्देश्य क्या है? नाम मात्र के द्वारा वस्तु का संकीर्तन कर देना ही उद्देश्य है। और मतलब जो भी प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन निर्णय तर्कवाद जल्प वितंडा हेत्वाभास इत्यादि बताए हैं, ये जितने भी पदार्थ हैं जो 16 तत्व हैं न्याय दर्शन के, उन सब का संकीर्तन किया जा चुका है। वस्तु नाम से ही वस्तु संकीर्तन हो जाता है, तो वही उद्देश्य होता है, तो वो तो कर चुके हैं। तर्क भाषाकार जो है उनका पहले ही कर चुके हैं। या न्याय दर्शन का जो पहला सूत्र है उसमें ही इनका उद्देश्य बता दिया गया है। तच्च अस्मिन्नेव सूत्रे कृतम, वो जो है उसी सूत्र में कर दिया गया है, यानी कि पहले वाले में। ये पहले का ही चल रहा है, तो तस्मिन या उसी सूत्र में जो है कर दिया है। तच्च अस्मिन एव सूत्रे, इसी सूत्र में, इसका मतलब क्योंकि ये पहले ही सूत्र का है तो अस्मिन कहा गया है, इसके लिए इसी सूत्र में तो कर दिया गया है। ये भाष्यकार का मत है। सब एक जैसे कोई सूत्र लिखा है तो उसके बाद फिर हम जैसे बालक समझ नहीं पाते, तो फिर इनको भाष्यकार को भी समझाने की जरूरत पड़ती है, या प्रकरण ग्रंथ जो लिख रहे हैं उनको भी समझाने की जरूरत पड़ती है। तो पहला ही सूत्र चल रहा है, ये पहले तर्क भाषाकार ने अपना मत रखा, उसके बाद भाष्यकार का मत रखा गया है। भाष्यकार ने इसके बारे में क्या कहा है? लक्षण तो उद्देश्य तो हो गया, दूसरा जो है लक्षण है। लक्षण तो असाधारण धर्म वचनम, लक्षण जो है असाधारण धर्म वचन को जो है लक्षण कहते हैं। यथा गौ शासनादित्वम, यानी कि असाधारण का मतलब होता है जो साधारण नहीं है, यानी कि जो ऐसा लक्षण जो सभी जगह प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? आज बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है, थैंक यू आरती जी। चलिए, तो लक्षण क्या होता है? लक्षण वो होता है जो असाधारण धर्म वचन, यानी कि जो असाधारण होता है। जैसे किसी का लक्षण बताओ कहा, तो फिर ऐसा लक्षण होता है, लक्षण उसको हम कहेंगे जो असाधारण हो, जो दूसरी जगह प्राप्त ना हो। जैसे किसी ने कहा कि किसी वस्तु का लक्षण बताइए, जैसे गाय का लक्षण बताइए कहा, तो हमने कहा जिसके 2 सींग होते हैं वो गाय होती है। अब जानवर इतने हैं, सभी जानवरों के 2 सींग होते हैं, तो क्या हम इसको गाय, अगर किसी ने बोला जिसके 2 सींग होते हैं वो गाय होते हैं, तो क्या हम समझ जाएंगे गाय के 2 सींग होते हैं? तो जितने पशु हमको दिखेंगे हमको सभी गाय ही मान लेंगे। तो इसलिए गाय का ऐसा लक्षण हम बताएंगे जो सिर्फ गाय में ही हो, अन्य में नहीं। यथा गौ शासनादित्वम, गो का जो शासनादित्वम है, यानी कि गल कंबल जो लटका रहता है, लंबी लंबी गले से नीचे को जो खाल आपने देखी होगी, वो गल कंबल होता है, वो किसी अन्य पशु में नहीं मिलता है। इसलिए जी, दीदी क्लास रिकॉर्ड हो रही है? बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है आज तो ठीक है। ठीक है। यथा गोह शासनादित्वम, गाय का जो शासनादित्वम है, जो कल कंबल है, वो असाधारण लक्षण है गाय का, यानी कि वो उसी में पाया जाता है, अन्य पशुओं में नहीं पाया जाता है। लक्षितस्य लक्षणम उपपद्यते न वा इति विचारः परीक्षा। अब हम लक्षण क्या होता है वो बोल चुके हैं। लक्षण होता है साधारण धर्म वचनम लक्षणम, इन चीजों को याद रखने का प्रयास करें। उद्देश्य होता है नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, और लक्षण
लक्षणम असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, इसको ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब लक्षित में, लक्षित क्या है, जैसे हमने गाय बताई तो यहाँ पर लक्षित हो जाएगी गाय, क्योंकि उसका लक्षण करना है, और लक्षण हो जाएगा शासना। तो लक्षितस्य लक्षणम उत्पद्यते न उपपद्यते न वा इति विचारः। परीक्षा, परीक्षा क्या है, लक्षित में वो लक्षण उपादित हो रहा है या घटित हो रहा है या ना, ऐसा विचार, न वा इति, न वेति है, तो ऐसा विचार करना परीक्षा होगी। ठीक है, पर तीन चीजें बताई, शास्त्र की तीन प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। उद्देश्य बता दिया, नाम मात्र से कहना, उसके बाद लक्षण बता दिया, साधारण धर्म वचन, और परीक्षा का अभिप्राय है लक्षित में वो लागू हो रहा है या नहीं, ये परीक्षा है। वो लक्षित जो है उसमें ये बात लागू होती है या नहीं, ये परीक्षा है। तेन एते लक्षण परीक्षे प्रमाणादीनां तत्व ज्ञानार्थम कर्तव्य। इस प्रकार से इस लक्षण परीक्षा के द्वारा प्रमाण इत्यादि का तत्व ज्ञान करना चाहिए। अब आगे जो है हमें प्रमाण इत्यादि का तत्व ज्ञान करवाएंगे। आगे चलते हैं। अब ये मैंने जो है अपनी भाषा में लिखा हुआ है, जो ये चीज मैं समझा चुकी हूँ। वही पहले दिन काफी समय खराब हुआ था, क्लास अच्छी चली नहीं थी। तो चलिए इसको ऐसे जूम करेंगे। मैं मोबाइल से ही जुड़ी, मैंने सोचा कि नहीं चलेगा तो खाली लैपटॉप खोलो। तो तत्रापि प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल लक्षणम उच्यते। अब जो है तत्रापि मतलब वहां भी, न्याय सूत्र में भी, प्रमाण प्रथम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य, पहले जो कहा गया है उस प्रमाण का तावत लक्षणम उच्यते, उसी प्रकार से जो है लक्षण कहेंगे। प्रमाकरणम प्रमाणम, प्रमा का करण जो है वो प्रमाण है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाकरणम लक्षणम। अब प्रमा का करण जो है वो प्रमाण है, क्योंकि हमने प्रमाण का लक्षण बोलना था तो बोल दिया है। ये प्रमा का जो करण है वो होता है प्रमाण। अब प्रमा क्या है वो बताएंगे, करण क्या है वो भी बताएंगे, पर मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ। प्रमा यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं, करण साधन को बोलते हैं। तो यथार्थ ज्ञान का जो साधन है वही प्रमाण है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, प्रमाकरणम प्रमाणम, ये जो है इम्पोर्टेंट है। अत्र च प्रमाणम लक्ष्यम, यहाँ पर प्रमाण क्या है, लक्ष्य। जैसे हमने गाय में बताया गाय लक्ष्य है और शासना उसका लक्षण है, उसी प्रकार से प्रमाण लक्ष्य है और प्रमाकरण लक्षण है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? अन्य लोगों की तो नींद खुली नहीं है। रत्ना जी कोई, अच्छा रुक जाइए, पीछे रह गया कुछ। उसके बाद कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना रत्ना जी, आज आप अकेले ही वो साक्षी हैं कक्षा की। जी। ठीक है रत्ना जी। ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम तर्हि होगा, यहाँ पर तर्हि तस्य फलम वक्तव्यम। अब ये जो है एक शंकालु व्यक्ति शंका करते रहता है, इसमें वही बात है, इसमें जो है शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उसके बाद उसका समाधान दिया जाता है। इस प्रकार से पूरा ग्रंथ चलेगा। पहले तर्क भाषाकार का कथन होगा, उसके बाद शंका उत्पन्न होगी, फिर उसका समाधान होगा। ननु प्रमायाः करणम चेत प्रमाणम। अब कह रहे हैं ये शंका के लिए प्रयुक्त किया गया है, अथवा निश्चय ही प्रमा का करण यदि प्रमाण है तरही तो तस्य फलम वक्तव्यम, उसका फल भी कहना चाहिए। जब ये शंका वाला व्यक्ति कह रहा है, प्रतिपक्षी होगा कोई, तो वो कह रहा है यदि प्रमा का साधन प्रमाण है, यानी कि यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है, तो करण का तो यानी कि जो साधन होता है उसका फल होता है, तो इसका फल कहना चाहिए। करणस्य फल फलत्व नियमात, कल करण का जो साधन होता है उसका कुछ न कुछ फल होता है, यह नियम है, इसलिए जो है इसका भी फल बताओ। अब तर्क भाषाकार कह रहे हैं सत्यम,
ठीक है, तुम सत्य कह रहे हो, मैं बताता हूँ। प्रमा एव फलम, प्रमा ही जो है फल है, प्रमा ही जो है फल है। फलम साध्यम इत्यर्थः, ये जो है ये अर्थ जो है साध्य है, ये संतुष्टि हो जानी चाहिए यहाँ पर आपको, या फिर साध्य ही है। मैं अब उदाहरण बताता हूँ। क्या बताता हूँ? यथा छिदाकर्णस्य परसोह छिद एव फलम। अब कह रहे हैं जिस प्रकार, ये मैंने जो कहा कि प्रमा ही इसका फल है, तुमने पूछा कि कर्ण का फल होना चाहिए, प्रमा का कर्ण यदि प्रमाण है तो प्रमाण रूपी कर्ण का फल क्या है? तो हमने बताया प्रमा ही उसका फल है, और ये अर्थ जो है साध्य है। अब जो है अब बताएंगे, यथा छिदाकर्णस्य परसोह छिदैव फलम। छिदा का कर्ण यानी कि परशु जो होता है, छिदा मतलब होता है काटने का कार्य जो होता है, उसका जो कर्ण है, उसका साधन क्या है? परशु है। उस परशु का फल क्या होता है? काटना ही उसका फल होता है, यानी कि जो कार्य होता है किसी भी कर्ण का, जिसके माध्यम से वो कार्य होता है, वही उसका फल होता है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से छिदा का कर्ण जो परशु है, उसका फल काटना ही, कर्तन कार्य ही उसका फल है, तो उसी प्रकार से प्रमा का साधन जो करण है, उसका भी फल प्रमा ही होगी। तो उदाहरण के माध्यम से समझा दिया गया है। अब कहते हैं प्रमा का पुनः प्रमा यस्याह करणम प्रमाणम। अब ये प्रमा क्या है? जिसका करण प्रमाण है। तो मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ, उच्यते। अब कहते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा। यथार्थ अनुभव जो है प्रमा है, जो वास्तविक ज्ञान, जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, ये क्या है? प्रमा या यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ इत्य अर्थानाम संशय विपर्य तर्कानाम संशय विपर्य तर्क ज्ञानानाम निरासः। यथार्थ, यहाँ पर यथार्थ अनुभव प्रमा कह दिया है, तो यथार्थ से क्या हुआ? संशय विपर्य और तर्क नामक जो 3 प्रकार के अयथार्थ ज्ञान हैं, उनका निराश हो गया। ज्ञान जो होता है 2 प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, स्मृति और अनुभव। अयथार्थ ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं, संशय विपर्य और तर्क। अब यदि हमने यथार्थ कह दिया तो अयथार्थ यानी कि संशय विपर्य तर्क का निराश हो गया, निराकरण हो गया। यानी कि नहीं तो अगर वो खाली अनुभव प्रमा कह देते तो फिर ये भी हो जाता संशय विपर्य। सॉरी, मैं थोड़ा सा शायद मैंने गलत बताया। ये अयथार्थ अनुभव 2 प्रकार का होता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। भी चार्ट भी शायद इसमें होगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। अनुभव जो होता है 2 प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ अनुभव जो होता है प्रमायन की वास्तविक ज्ञान जो है, वो जो जैसा है वो वैसा ही वो प्रमा हो जाएगी। और अयथार्थ अनुभव जो है संशय विपर्य और तर्क। यदि अनुभव कह देते तो खाली अनुभव प्रमा कह देते तो फिर अयथार्थ अनुभव का भी ग्रहण हो जाता। इसलिए यथार्थ अनुभव प्रमा है ऐसा कह दिया। तो इससे अब स्पष्ट ये हो गया, संशय विपर्य और तर्क वाला जो ज्ञान होता है, संशय विपर्य तर्क आदि जो होते हैं अयथार्थ ज्ञान, वो नहीं होते हैं प्रमा। केवल यथार्थ ज्ञान ही प्रमा होता है। अनुभव इति स्मृते निराश। अनुभव कहने से, अनुभव कह देने से स्मृति का निराश हो गया। यदि यथार्थ कहते, यथार्थ प्रमा कह देते तो फिर स्मृति का भी ग्रहण हो जाता। अनुभव और स्मृति 2 प्रकार का यथार्थ ज्ञान होता है, अनुभव और स्मृति। इसलिए दोनों चीजें बोल दी हैं। यथार्थ अनुभव प्रमा। अनुभव इति स्मृति निराश। अनुभव शब्द से स्मृति का निराश हो जाएगा। अब स्मृति क्या है? एक एक शब्द को खोल खोल करके
जो जो इसमें कहा गया है सबको शब्दशः बताएंगे। अनुभव जब बता दिया है तो अब क्या बताएंगे? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। ज्ञात विषय का ज्ञान जो है स्मृति है, अर्थात स्मृति का मतलब ये होता है, हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने कहीं पर किसी व्यक्ति को देखा, उसके बाद हम अपने घर चले आए, उसके बाद बहुत दिनों के बाद वो व्यक्ति दोबारा से हमने कहीं पर फिर से देखा, तो वो ज्ञात विषय हो गया। पहले हमने उसको यथार्थ रूप में ही देखा था, तो आज फिर से हम उसको देख रहे हैं तो स्मरण हो जाएगा कि ये वही व्यक्ति है, ये जो स्मृति है। अथवा हमें कोई व्यक्ति कहीं पर मिला था, ठीक है, ये तो एक उदाहरण से हमने देखा, यदि फिर ये वाला उदाहरण आएगा तो फिर वो अभी भी यथार्थ हो जाएगा, व्यक्ति वाला जो मैं बता रही हूँ। यदि कोई वस्तु कहीं पर रखी थी अथवा वो व्यक्ति हमें कहीं पर मिला हुआ था किसी मार्केट में, आज वहां पर नहीं है, फिर भी हमें उसकी स्मृति आती है, फलाने दिन यहाँ पर ये फलानी वस्तु थी अथवा ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर मिला था। वो वहां पर अभी उपस्थित नहीं है, फिर भी हमें वो याद आ रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है, तो वो ही स्मृति होती है। ज्ञान विषय का ज्ञान स्मृति होती है। अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अनुभव क्या है? स्मृति के अतिरिक्त जो ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। स्मृति के अलावा जो भी ज्ञान है वो अनुभव है। और ज्ञात विषय यानी कि ये भी आप पंक्ति नोट करते चले, ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति, क्योंकि परीक्षा में तो पंक्तियों का महत्व होगा। तो अब अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अनुभव जो है स्मृति के अतिरिक्त ज्ञान अनुभव है। तो अब आगे चलेंगे। ये जो है मैंने अपने शब्दों में लिखा है, मैं समझा चुकी हूँ, स्लाइड अपलोड कर दूंगी तो आपको दिख जाएगा। प्रमा का करण प्रमाण है और यथार्थ ज्ञान क्या है वही। अब ये जो है इस चार्ट को देखने की आवश्यकता है। प्रमा जो है यथार्थ अनुभव है। अनुभव ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्मृति और अनुभव। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। अयथार्थ अनुभव जो होता है संशय विपर्य तर्क इत्यादि होता है। संशय क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। संशय जैसे कोई चीज हमने देखी, ये वो वही व्यक्ति है या नहीं। जैसे मुझे रत्ना जी कहीं बाजार में मिल गई, मैंने फोटो देखी थी, तो मैं कहूंगी ये रत्ना जी हैं या कोई और है, तो मैं जो संशय अनिश्चयात्मक प्रतीति होगी मुझे, ये संशय हो जाएगा। विपर्य क्या होता है? जो मिथ्या ज्ञान होता है। निश्चयात्मक प्रतीति तो होती है लेकिन झूठी प्रतीति होती है। वो जैसे हमने सुबह सुबह जो है समुद्र किनारे सीपी पड़ी थी, उस सीपी को हमने चांदी समझ लिया, अथवा कहीं कमरे में अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी थी, हमने उसे सर्प समझ लिया। तो ये विपर्य मिथ्या ज्ञान जो है विपर्य है। मिथ्या ज्ञानम विपर्य, ऐसा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तर्क क्या होता है? अनिष्ट प्रसंग, यानी कि ठीक होते हुए भी निश्चय ज्ञान के अभाव का अंश, यानी कि वो बात तो सही थी लेकिन हमें जो है निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो पाया, ये वही है करके हम निर्णय कर ही नहीं पाए, संशय ही रहा हमें। तो वो जो है बात तो सही थी, यानी कि रत्ना जी मुझे मिली थी तो वो वास्तव में रत्ना जी थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि वो हैं। तो यहाँ पर मुझे निर्णय तो हो ही नहीं पाया। वास्तविक ज्ञान जो है यथार्थ, तो यथार्थ नहीं कहेंगे उसको, मतलब हाँ यथार्थ भी कह सकते हैं। यथार्थ अनुभव नहीं हो पाया, या मैं निर्णय कर ही नहीं पाई कि ये वही व्यक्ति है अथवा ये वही वस्तु है। तो ये अनिष्ट प्रसंग जहां पर होता है, निश्चयात्मक ज्ञान का अभाव हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे। अब करण बोला था पहले, तो जो है प्रमा को ही स्पष्ट कर रहे थे। यथार्थ अनुभव प्रमा है ऐसा बोला, तो प्रमा क्या? यथार्थ बताया, अनुभव बताया, और ये जो अभी बता रही थी वो अनुभव स्मृति इत्यादि वही था। उसके बाद अब प्रमाकरणम प्रमाणम बोला ना, क्योंकि प्रमाण बता रहे थे, फिर प्रमा क्या है मैं आगे, तो प्रमा के चक्कर में फिर यथार्थ और यथार्थ बताना पड़ा। अब जो है किम पुनः करणम, अब करण क्या है?
तो साधक तमम करणम, जो साधक तम है यानी कि साधक का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने में जो चीजें सहायक होती हैं, जो लोग सहायक होते हैं उन्हें हम साधक कह देंगे। तो अब उन साधकों में से भी जो साधक तम है यानी कि अत्यधिक साधक है, अतिशयितम साधकम साधक तमम अथवा प्रकृष्टम कारणम इति अर्थ। प्रकृष्ट कारण जो बनता है किसी भी चीज का, अत्यधिक कारण है उसका मतलब उसके बिना वो काम संभव नहीं है, यही अतिशय कारण अथवा अतिशय साधक अथवा प्रकृष्ट कारण हो जाएगा। किम पुनः करणम, ये जो है प्रतिपक्षी ने पूछा, चलो भाई अब करण बता दो, फिर ये तो मैं समझ गया हूं, करण बताओ, करण किसे कहते हैं? तो साधक तमम करणम, जो अत्यधिक साधक है, जो अतिशयित साधक है, वही साधक तम करण बनेगा। यानी कि जैसे किसी वस्तु के निर्माण में बहुत सारी चीजें लग रही हैं, कपड़े का ही उदाहरण आगे आएगा, हम पहले ही बोल देते हैं। जैसे कपड़ा बनने में तंतु का प्रयोग हो रहा है, धागों का, उसके बाद तुरी बेमा इत्यादि का प्रयोग हो रहा है, और जो है कई सारी चीजें प्रयुक्त होंगी। तो उनमें से जो अत्यधिक, जिनके अभाव में कपड़े का निर्माण संभव नहीं है, उसे ही हम करण कहेंगे। कपड़े के निर्माण के करण तो वही बनेंगे जिनके भाव में निर्माण संभव नहीं है। यदि उनके अभाव में कोई वैकल्पिक चीज प्रयोग हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्माण तब भी हो जाएगा, तो फिर उसको हम करण नहीं बोलेंगे। करण तो उसी को बोलेंगे जो प्रकृष्ट कारण हो, जो अतिशयित साधक हो। ननु कारणम, अब ननु ये पुनः करण करण बोलो कहा, उसके बाद बोलते हैं अब जो है अथ कारणम। अब कारण क्या है भाई? क्योंकि आपने जो है ऊपर क्या बोला, साधक तम प्रकृष्टम कारणम इत्यर्थ बोल दिया ना। ये एक एक चीज को पकड़ते हैं। यहाँ पर उन्हें करण पूछा तो उन्होंने बता दिया साधक तमम करणम। अब अतिशय, उन्होंने आगे कहा अतिशयतम साधकम साधक तमम प्रकृष्टम करणम इत्यर्थ, तो कारण पकड़ लिया सामने वाले ने, प्रतिपक्षी ने। ननु साधकम कारणम इति पर्यायः तदेव न ज्ञायते किम तत् कारणम इति। अब कह रहे हैं, अब जो है एक शंका ये उत्पन्न हो रही है, साधकम कारणम इति पर्यायः, साधक और कारण जो है दोनों तो ये पर्याय ही हो रहे हैं। यानी कि कारण किसको कहेंगे? जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में सहायक है उसको हम कारण कह देंगे। तो अब साधक भी तो वही है, कारण भी तो वही है, ये पर्यायवाची हो रहे हैं। अब जो है समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। ठीक है, केशव मिश्र जी ने कहा उच्यते, कहता हूं, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतो अन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम, जिससे कार्य, जो मतलब जिसका कार्य से पूर्व भाव होता है, पूर्व भाव नियतः, इतना बोलेंगे। दो लक्षण हैं किसके? कारण के दो लक्षण हैं। एक है कार्यात् पूर्व भाव, पूर्व भाव नियतः, कार्य से पूर्व भाव निश्चित है। उसके बाद दूसरा इस कारण का लक्षण है अनन्यथा सिद्धश्च। दो लक्षण है कारण के, एक तो कार्यात् पूर्व भाव नियतः, कार्य से पूर्व भाव यानी कि कार्य से पहले उसका होना निश्चित है। यदि वो जो कारण है वो कार्य से पहले निश्चित नहीं होगा तो फिर वो कारण नहीं बन सकता। यानी कि कोई भी चीज उस कार्य की उत्पत्ति से पहले यदि उपस्थित नहीं है तो फिर वो कारण नहीं बन सकती। और दूसरा लक्षण यह है कि वो अनन्यथा सिद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो उस कार्य के लिए उपयुक्त ही होना चाहिए, यानी कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो वहां पर पड़ा है जहां पर निर्माण हो रहा है, उसको हम कारण मानने लग जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए कारण के दो लक्षण हैं, कार्य से पूर्व भाव निश्चित है और अन्यथा सिद्ध होना चाहिए, यानी कि अनावश्यक वो नहीं होना चाहिए।
यथा तंतु वेमादिकम पटस्य कारणम, जिस प्रकार से तंतु और वेमा इत्यादि पट के कारण हैं। तंतु मतलब धागा, वेमा इत्यादि जो मशीनें होती हैं कपड़े के निर्माण में प्रयोग होने वाली, तो वो क्या है, कपड़े का कारण है। उसी प्रकार से किसी भी कार्य से पूर्व जो वस्तु उपस्थित होती है उसका उपस्थित होना निश्चित है, उसके बिना वो कार्य संभव नहीं है। और दूसरा, वो अनावश्यक नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां पर उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर उसको हम कारण नहीं मानेंगे। तो जिस प्रकार से तंतु बेमा इत्यादि पट के कारण हैं, उसी प्रकार से जो है कोई भी कार्य होगा तो उसके पूर्व में जो निश्चित ही स्थित है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं है, अर्थात अन्यथा सिद्ध नहीं है, अनावश्यक नहीं है, वही कारण बन जाएगा। चलिए, यद्यपि पट्टः उत्पत्तौ, पट की उत्पत्ति के समय दैवाद आगतस्य रासबाधे पूर्व भावो विद्यते। यद्यपि पट की उत्पत्ति के समय दैवात यानी कि दैववश किसी कारण से, हाँ कोई नहीं, आज ही हो रहा है सुबह सुबह। यद्यपि पट की उत्पत्ति के समय दैवाद यानी कि देव पूर्वक, यानी कि अकस्मात एक गधा आ गया कपड़े के निर्माण से पहले। अब कपड़े के निर्माण में गधे का क्या काम है भाई, तो पूर्व भाव हो गया। तो फिर यदि अनन्यता सिद्ध नहीं कहा होता तो फिर कपड़े के निर्माण में गधा भी आ जाता, तो गधे को भी हम कपड़े का कारण मान लेते। इसलिए ही कहा गया अनावश्यक नहीं होना चाहिए। पूर्व भाव तो हो गया है, लेकिन और नियत कहने से भी उसका निराश हो जाएगा, उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि निश्चित कहा है तो गधे का होना तो निश्चित है नहीं और गधा आवश्यक भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है गधा कपड़े का कारण नहीं माना जाएगा। तथापि नासो नियतः जो है न असौ नियतः, इसका जो है पूर्व भाव तो है लेकिन इसका जो है वहां पर होना निश्चित नहीं है, इसलिए जो वहां पर उसका होना भी आवश्यक है और क्या है, उसका होना भी आवश्यक है और वो अनावश्यक भी नहीं है। होना निश्चित है और वो अनावश्यक नहीं है, यही कहलाएगा क्या, उसका कारण। तो अब ये जो है मैंने अपने शब्दों में लिखा है, अपलोड हो जाएगी तो आप लोग देख लीजिएगा। वही चीजें मैं बोलती जा रही हूँ। उसके बाद कारण क्या है, साधकतम क्या है, ये सारी चीजें अपने शब्दों में लिखी हुई हैं। उसके बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तंतु रूपस्य तु नियतः पूर्व भावो अस्ति एव किम किंतु अन्यथा सिद्धः पट रूप जननोपक्षीणत्वात्। अब कह रहे हैं तंतु रूप यानी कि तंतु का जो रूप है, जो कलर है, वो तो निश्चित ही पूर्व भाव है, यानी कि वो तंतु के उसके कपड़े के निर्माण से पहले धागे में तो कोई ना कोई कलर होगा ही, तंतु का रूप तो होगा ही। तो वो तो निश्चित ही है कि अगर तंतु होगा तो तंतु के साथ तंतु का रूप भी होगा, तो वो तो निश्चित ही है। पट की उत्पत्ति से पूर्व उसका जो है पूर्व भाव तो निश्चित ही है, लेकिन वो क्या है, किंतु अन्यथा सिद्ध होने के कारण, अनावश्यक होने के कारण पट रूप जननोप क्षीणत्वात्, यानी कि पट रूप जो है, पट रूप का अन्यथा सिद्ध हो गया, वो अनन्यथा सिद्ध तो नहीं है, उसमें अन्यथा सिद्ध है, इसलिए पट रूप जो है कपड़े के पट की उत्पत्ति में कारण नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है उसका जो है अनन्यथा सिद्धत्व हो रहा, अनावश्यक है। यदि ऐसे समझिए जैसे कोई ये तंतु है, यदि इसमें कोई कलर नहीं भी रहेगा तब भी ये कपड़े को निर्माण करने की सामर्थ्य
रखता है। इसके लिए रूप आवश्यक नहीं है, भले ही पहले रूप विद्यमान होगा लेकिन आवश्यक नहीं है। पटम प्रति अपि कारणत्वे कल्पना गौरव प्रसंगात, पट के प्रति भी कारण जो है पट रूप तंतु रूप को मान लिया जाए तो यहाँ पर तो जो है अत्यधिक कल्पना हो जाएगी, कल्पना गौरव हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही लेवल की कल्पना हो जाएगी। तो इसलिए पट रूप को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। तेन अन्यथा सिद्ध नियत भावित्वम कारणत्वम। अब कह रहे हैं इसलिए इससे जो है स्पष्ट हो रहा है कि जो ऊपर की बातें हम कह चुके हैं इससे ये स्पष्ट हो रहा है अन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। अनन्यथा सिद्ध जो होगा और निश्चित पूर्व में स्थित होगा वो कारण होगा, यानी कि उसके प्रति वो अनावश्यक नहीं होगा और उसका निश्चित पूर्व भावित्व होगा, वही जो है कारण बन सकता है। अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्य तुम। अब कारण तो बताया, कार्य क्या है? अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, यानी कि अनावश्यक न हो और निश्चित ही पश्चात में उपस्थित हो, वो जो है कार्य हो जाएगा। जिस प्रकार से कारण बताया उसी प्रकार से कार्य भी है। तो जब कोई कारण होगा तो उसका कार्य होगा। पहले ही कहा ना कि कारण है तो उसका फल भी होना चाहिए, तो कार्य है तो उसका कारण जो है कार्य, कारण है तो उसका कार्य भी होगा। जब कोई क्रिया होगी तो उसका फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो इस प्रकार से जो अनावश्यक नहीं है और उसका पश्चात भावित्वम निश्चित है, उस बाद में होना कार्य, कारण के बाद होना निश्चित है, ये जो है कार्य है। अब यत्तु कचिद जो है अब किसी ने कहा है, अच्छा यहाँ पर छूट तो नहीं गया कुछ, एक मिनट, चलिए मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, पंक्तियां तो छूटी नहीं है। तो अन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम जो है अनावश्यक नहीं होना चाहिए और पश्चात उपस्थित होना कार्य है। इसको हम बिना उदाहरण के नहीं समझाएंगे। जैसे यहाँ पर पट का निर्माण हो गया, यानी कि कपड़े का जो है निर्माण हो गया, पट का निर्माण हो गया, तो पट के निर्माण के समय वहीं पर एक मेज रख दिया गया। ठीक है, यदि हम कहें पश्चात भावित्वम कारणत्वम अनन्यथा सिद्ध नहीं कहें तो पश्चात भावित्वम कार्यत्वम कह दें, तो जहां पर कपड़ा बना है वहां पर एक मेज आ गया, तो फिर हम तंतु का जो तंतु रूपी कारण का जो कार्य पट है तो उसको हम क्या बोल देंगे? तंतु रूपी कार्य का कारण तो पट है, लेकिन यदि वहां पर मेज उपस्थित हो गया तो हम बोल देंगे कि भाई कार्य अभी हुआ था और अब पश्चात भावित्व मेज का हो रहा है, तो तंतुओं से जो है मेज बन गया, तो ये अनावश्यक हो जाएगा। यानी कि तंतुओं में मेज को बनाने की सामर्थ्य नहीं है। तंतु जो है मेज के प्रति कार्य, मेज के प्रति कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका जो है यहाँ पर बाद इससे होगा अनन्यथा सिद्धत्वाद से, इसका बाद हो जाएगा। इसलिए जो है जो निश्चित पूर्व पर में विद्यमान है और अनन्यथा सिद्ध है यानी कि अनावश्यक नहीं है, तो उसको जो है हम क्या बोल देंगे? कार्य बोल देंगे। यत्तु कश्चिदाह, अब किसी ने कहा, क्या कहा? कार्यानुकृतान्वय व्यतिरेकी कारणम इति। अब किसी ने कह दिया कार्यानुकृता अन्वय व्यतिरेकी कारणम, यानी कि अन्वय और व्यतिरेकी जो है कार्य के कारण हो जाते हैं, अन्वय और व्यतिरेकी। अब हमें अन्वय और व्यतिरेकी पहले समझ, सॉरी ये क्या चल गया, अन्वय और व्यतिरेकी किसी ने बोला भाई अन्वय और व्यतिरेकी कारण होते हैं किसी भी कार्य के। तो अन्वय क्या है? तत् सत्वे तत्सत्वम अन्वयम, तत् तद अभावे तद अभावम व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक को समझते हैं, यानी कि सत्व, सत मतलब होता है सत्वा, सत्ता, असत मतलब होता है जिसकी सत्ता नहीं है। तो उसके होने
इतने का आप समझ गए होंगे। और